बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो या तो फेवर करेंगे E1 को या E2 को या फिर SN1 और SN2 में से किसी को। तो मतलब हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी स्ट्रक्चर का सबस्ट्रेट का या सब्स्टिट्यूएंट का साइज़ क्या हो तब वो E1 को सपोर्ट करेगा, E2 को, SN1 या SN2, मतलब इन चार चीज़ों की आज हम बात करेंगे। इस तरह से साइज़ के अलावा हमारे पास और फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड हार्डनेस ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ द सेंटर जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बेसिसिटी आ जाती है कि बेसिसिटी का क्या इफ़ेक्ट होगा रिएक्शन पर, और एंड में हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो है कि बेसिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का एलिमिनेशन पर या सब्स्टिट्यूशन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। आपको पता है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना तो एलिमिनेशन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जब कोई अटैक करती है, बेस की हम बात करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करती है ना तो एलिमिनेशन हो जाती है, यानी वो एक ही झटके में एलिमिनेट करा लेती है हैलाइड को भी और साथ में हाइड्रोजन को भी। लेकिन अगर बेस जो है वो थोड़ी वीक होगी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन के लिए और स्पेशली SN1 के लिए बेस इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि उसमें पहले ही लीविंग ग्रुप लीव कर चुका होता है। तो बहुत ज़्यादा वीक बेस भी आके अगर अटैक करे तो वो साथ अटैच हो जाती है आराम से, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि बेस जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है। पहला हमारे पास है पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स बेयरिंग लिविंग ग्रुप्स बीइंग अटैक्ड एट टू डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रोफाइल साइट। उन्होंने कहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके साथ लिविंग ग्रुप लगे हुए होते हैं ना, वो उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो तरफ से अटैक कर सकता है, यानी कि दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है? एक पहली है कार्बन, ठीक है, कौन सा वाला कार्बन जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, एक तो वो है। और दूसरी है हाइड्रोजन एटम्स ऑन कार्बन एडजेसेंट टू लिविंग ग्रुप, यानी लिविंग ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उन पर भी अटैक कर सकती है। तो दो चीज़ें हो गई, या तो कार्बन पे अटैक करेगी या फिर हाइड्रोजन पे। अगर तो वो अटैक करती है कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन पे अटैक करेगा तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है। और अगर वो जो चीज़ आएगी, जो अटैकिंग ग्रुप आएगा, अगर वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो हम कहेंगे इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, दोबारा सुन ले, अगर अटैकिंग ग्रुप कार्बन पर अटैक करेगा तो हम कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी जब ज़्यादा होती है तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, उसके बाद अगर वो अटैक करता है हाइड्रोजन पे तो हम कहेंगे इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। और जब बेसिसिटी ज़्यादा होती है ना तो रिएक्शन जो होता है वो एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अटैक एट कार्बन लीड टू सब्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अटैक एट हाइड्रोजन लीड टू एलिमिनेशन। उसके बाद है मोर बेसिक द न्यूक्लियोफाइल मोर विल बी द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर जितना ज़्यादा बेसिक होगा ना वो उतनी जल्दी से रिमूव करा देगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, एक में हमारे पास मॉलिक्यूल सेम है। आपको पता है ना टर्शरी पे SN2 तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर SN1 हो रहा है। और टर्शरी ज़ाहिर है, तो टर्शरी में क्या होता है, पहले जो है कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब कि क्लोरीन लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बन गया। अब जो है वो एथेनॉल आके रिएक्ट कर रहा है, एथेनॉल ने अटैक किया और हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और OET यानी एथॉक्साइड जो है वो साथ अटैच हो गया। और एलिमिनेशन के लिए क्या हुआ, चीज़ सेम थी, यानी कि टर्शरी क्लोराइड था हमारे पास। अब इसमें टर्शरी हैलाइड था, टर्शरी क्लोराइड था। इसमें क्या हुआ कि एथॉक्साइड आयन आया है। वहाँ पर क्या बेस यूज़ हुई थी, वहाँ पर यूज़ हुई थी एक वीक बेस जिसकी pKa थी -7। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर बेस यूज़ हो रही है जिसकी pKa वैल्यू क्या है 16। ठीक है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था साथ, इसलिए उसकी कोई इतनी ख़ास अट्रैक्शन नहीं थी हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ उसका हाइड्रोजन निकला हुआ है तो वो हाइड्रोजन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही है ना। इसीलिए हमने कहा इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, यानी इसकी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक हो गया, तो इसने जो है वो वहाँ पर अगर वीक बेस थी तो उसने SN1 रिएक्शन दिया, यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस थी तो इसने E2 रिएक्शन दिया। सही है, E2 रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसने E1 रिएक्शन नहीं दिया। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा E2 रिएक्शन देती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है हार्डनेस या सॉफ्टनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल और द सेंटर जिस पे वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अगर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक करता है तो कार्बन सेंटर को हम कहते हैं ये एक सॉफ्ट सेंटर है, एक सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल या सॉफ्ट सेंटर के लिए आपको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल चाहिए। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आके आराम से उसके ऊपर अटैक कर सकता है, ऐसे ही है ना। और जो हाइड्रोजन होता है, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे अटैकिंग ग्रुप्स जो हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं उनके लिए हाइड्रोजन जो है एक हार्ड सेंटर साबित होता है।
ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड सेंटर, और हाइड्रोजन पर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, ठीक है। उस पर जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो वही होगा जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कभी भी हार्ड सेंटर पर अटैक नहीं कर सकता, सही। तो इसमें हम लोग पढ़ के देखते हैं सेलेक्टिविटी फॉर एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन और अटैक ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस अटैक ऑन कार्बन इन टर्म ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा टॉपिक का नाम हो गया एक तरह से, कि हम इसमें क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन पर या कार्बन पर अटैक होगा, कौन सा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से वाले कार्बन पर या कौन से वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ठीक है ना। मतलब अगर वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर वो कार्बन पर अटैक करेगा तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। और हाइड्रोजन जो है ये सॉफ्ट हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है और कार्बन जो है ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद हमारे पास आता है SN2 सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, उनमें कार्बन सेंटर जो होता है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है, एसेंशियली अनचार्ज होता है, ठीक है ना, चार्ज तो नहीं होता कोई भी। उसके बाद है विद लीविंग ग्रुप सच एज हैलाइड इज रिलेटिवली लो एनर्जी ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लो एनर्जी कम होती है इनकी, ठीक है ना, इसीलिए हमने कहा ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड बाय न्यूक्लियोफाइल हुज होमोज आर बेस्ट एबल टू इंटरेक्ट विद ल्यूमो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, उन्होंने कहा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। CX जो है वो एक सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें से अगर हेलोजन रिमूव हो जाएगा तो एक सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, जब उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा तो क्या होगा कि कोई ऐसा कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसका होमो अच्छी तरह से जो है वो ल्यूमो के साथ जो है वो रिएक्ट कर सके, इंटरेक्ट कर सके, वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इसके साथ अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल के साथ जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल वाला आके, यानी इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल जो आके साथ अटैक करेगा ना, जो साथ इंटरेक्ट कर सकेगा, उसको हम कहेंगे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने आया। फिर है हमारे पास कि CH इज़ हायर इन एनर्जी बिकॉज एटम्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आपको पता है ना कि कार्बन भी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इनके दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो अपनी तरफ खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन यहाँ पर कोई सख्ती करने वाला, कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर इन एनर्जी है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हमने इसको कहा ये हार्ड सेंटर है, ये सॉफ्ट सेंटर नहीं है। CH बॉन्ड जो है ये एक हार्ड इलेक्ट्रोफाइल साइट है, और इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा वो भी एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो है साइज़। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का साइज़ बहुत मैटर करता है। आपको पता है ना कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और वो किसी कार्बन पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो यकीनन हम कार्बन की बात करेंगे, अगर हम बेस की बात करेंगे तो फिर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस जो है वो हाइड्रोजन पर अटैक करती है। उसके बाद क्या आया कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक करता है कार्बन पर, जब वो कार्बन पर अटैक करता है आपको पता है कि इसका मतलब है कि वो बाकी ग्रुप्स को धकेल रहा है एक दूसरे की तरफ। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें 5 होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे ही हमने पढ़ा था ना। तो क्या होता है कि इसमें जो होता है ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें स्क्वीज़ हो रहे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के करीब, इनके दरमियान में जो है वो हिंड्रेंस बढ़ रही होती है, ठीक है, अगर वो सब्स्टिट्यूटेड होंगे। उसके बाद क्या है, इवन फॉर अनहिंडर्ड प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, उन्होंने कहा अनहिंडर्ड प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स में तो हिंड्रेंस होती नहीं है, इसीलिए उनमें SN2 हो जाता है, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और साथ बल्कि ग्रुप होगा तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन क्या है SN2 इज़ सो स्लो अनहिंडर्ड अल्काइल हेलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स इसीलिए SN2 देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा कोई हिंडर्ड एटम प्रेजेंट है और अगर आप कार्बन पर अटैक करवा रहे हो तो यकीनन उसको कोई ना कोई रिपल्शन भी फेस करनी पड़ेगी, हिंड्रेंस भी होगी वहाँ पे, और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो एक दूसरे के करीब भी हो रहे होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह बनाने के लिए उनको धक्के मार रहा होता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं गेटिंग एट अ मोर एक्सपोज्ड हाइड्रोजन एटम इन एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ मच ईजियर। उन्होंने कहा कि आप लोग को 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं ना, तो SN2 के बजाय ये ज़्यादा बेहतर है कि वो जो है E2 देना शुरू कर देगा। E2 का क्या मतलब कि वो सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन देना शुरू कर देगा, उसके लिए आसान होगा कि वो जाके हाइड्रोजन को रिमूव करा ले, हाइड्रोजन एक्सपोज हुआ होता है ना उसको रिमूव करा ले, बेटर है। यूजिंग हार्ड या बेसिक न्यूक्लियोफाइल्स एलिमिनेशन बिकम प्रेफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा अगर आप हार्ड न्यूक्लियोफाइल यूज़ करोगे ना तो एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। जैसे आपको याद होगा अगर हम लोग SN1 और SN2 की बात करें, हमने कहा था SN1 में न्यूक्लियोफाइल या बेसिसिटी या बेस का होना इतना अहम नहीं होता क्योंकि उसमें पहले ही वो कार्बोकेटाइन बन चुका होता है, लेकिन SN2 में थोड़ा सा ज़रूरी होता है क्योंकि बेस ने आके रिमूव कराना होता है ना। अब यहाँ पर बेस के भी आगे उन्होंने कह दिया कि बेस के लिए भी आप
स्ट्रॉन्ग यूज़ करो, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर यूज़ करो तो वो फिर एलिमिनेशन देगा। यानी अगर आप स्ट्रॉन्गर बेस यूज़ करो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अगर आप थोड़ी सी लेस स्ट्रॉन्ग या फिर आप वीक बेस यूज़ करो तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो उन्होंने नीचे भी क्या बताया, उन्होंने कहा कि पोटाशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड प्रोमोटिंग एलिमिनेशन एंड अवॉइडिंग सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर आप पोटाशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड यूज़ करोगे तो वो एलिमिनेशन कराएगी, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होने देगी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो फ़ौरन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगी और हाइड्रोजन को सपोर्ट करने के लिए साथ वाला जो कार्बन है वो अपना ब्रोमीन लूज़ करेगा। इस तरह से जो है रिएक्शन प्रोसीड होगा। और यहाँ ये नहीं होगा कि वो जाके ब्रोमीन को हटाएगा और साथ में खुद अटैच हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही है, तो क्या होगा, SN2 नहीं देगी, E2 देगा। फिर है लार्ज अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स मेक इट हार्ड फॉर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन टू अटैक कार्बन इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उन्होंने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इतना आसान नहीं है कि इतना लार्जर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और वो इतनी आसानी से उसको अटैक नहीं करने देगा। ठीक है, ऑक्सीजन को इतनी आसानी से अटैक नहीं करने देगा कार्बन पे कि वो सब्स्टिट्यूशन कर ले फ़ौरन से, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एक प्राइमरी ब्रोमाइड उन्होंने दिया, उन्होंने दिखाया कि प्राइमरी में आपको पता है SN1 तो नहीं होने लगा, SN2 ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, Br रिमूव हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। रिएक्शन किस तरह से होगा, आपने KOH यूज़ की है, आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ की है। नेक्स्ट में अगर आप लोग नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें, वहाँ ऊपर आपने स्मॉल न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया था पोटाशियम का ही, नीचे आपने पोटाशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड यूज़ किया। जब आपने स्ट्रॉन्ग या बल्कि न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया ना, या बल्कि बेस यूज़ की है, तो बल्कि बेस क्या करेगी, वो ये नहीं करेगी आके कि वो सिर्फ एक चीज़ निकालेगी और वो खुद अटैच हो जाएगी वहाँ पे, वो रिमूव कराएगी हाइड्रोजन को, पहले बेस पे प्रोटॉन पे अटैक करेगी बेस, उसके बाद जो है वहाँ से जो है वो ब्रोमीन भी निकल जाएगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि दो चीज़ें बनी हैं इसमें। दो चीज़ें किस तरह से बनी है, इस वाले को अगर आप देखें यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा था, यहाँ पर एक तो ये मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक ये चीज़ है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, एक तो आपके पास ये बनेगा, यहाँ से जब निकलेगा तो एक प्रोडक्ट बना ये वाला, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से KBr निकलेगा, ठीक है, ब्रोमीन ये वाला जो रिमूव हुआ है, K एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और फिर पीछे क्या बचता है, ब्यूटेन बचता है और साथ O यानी ब्यूटॉक्साइड बनता है, खाली ब्यूटॉक्साइड बनता है। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो वो ब्यूटॉक्साइड यानी BUT टर्शी ब्यूटॉक्साइड था ना, तो ये टी आना है इधर, टर्शी ब्यूटॉक्साइड था ना ये, इस तरह से इसके साथ आके H लग जाएगा तो ये बन जाएगा ब्यूटानोल, ठीक है, टर्शी ब्यूटानोल। तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बने, एक तो हमारे पास बना अल्कीन, एक हमारे पास बना KBr और एक हमारे पास बना टर्शी ब्यूटानोल। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। जब हम बात करते हैं ना टेम्परेचर की, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने वाली कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपके पास ये है कि जब भी हम लोग एलिमिनेशन करवाते हैं ना तो हीट यूज़ होती है। जब आप हीट को यूज़ करते हो ना तो वो एंट्रोपी इंक्रीज़ कर देती है प्रोडक्ट की। और आप लोगों ने याद रखना है, हमेशा 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 वही रिएक्शन फेवर होगा, रिएक्शन मतलब जो खुद ब खुद हो रहे हो या जो भी रिएक्शन होते हैं, हमेशा वही फेवरेबल होगा जो इंक्रीज़ करेगा एंट्रोपी को, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट सुन लें कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में हीट यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। दूसरी बात क्या है कि हाई टेम्परेचर फेवर करता है रिएक्शंस को जहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज़ हो। सही है, दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप लोग सोचेंगे कि ये जब हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहा है खुद, तो फिर एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये क्या एक्सोथर्मिक कैसे ये हो सकता है। तो इसको आप लोग इस मायने में ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रिएक्शन ऐसा है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद जो वो हीट रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ट्रिगर हो गया वो, अब वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। रिएक्शन की परफॉर्मेंस के बाद उसने इतनी सारी एंट्रोपी जो है वो उसने इंक्रीज़ की, इतनी सारी उसने जो है वो हीट रिलीज़ की कि उसमें से आप वो माइनस भी कर लेंगे ना जितनी उसने अब्जॉर्ब की थी, तो उसके अलावा बहुत सारी अमाउंट बच जाएगी। तो इस तरह से आप रिएक्शन को कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे हुआ है, लेकिन रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक था, यानी उसने भी हीट को रिलीज़ किया। तो आप इसको इस सेंस में समझ सकते हैं। फिर है कि टेम्परेचर डिसाइड्स वेदर द रिएक्शन इज़ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, यानी कि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। किस तरह से कि एलिमिनेशन तब होगा जब दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 3 हो जाएंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा
कि 2 मॉलिक्यूल्स थे, उससे 3 मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, KBr बना, 7 अल्कीन बना और साथ में टर्शी ब्यूटानॉल। फिर सब्स्टिट्यूशन कब होगा? जब 2 मॉलिक्यूल्स 2 नए मॉलिक्यूल्स बना देंगे, ठीक है। एलिमिनेशन में एक प्रोडक्ट का इजाफा हो जाता है। फिर 2 रिएक्शंस डिफर इन द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिएक्शन। DS इज़ ग्रेटर, DS जो है ना यहाँ पे आप डेल्टा समझेंगे इसको, डेल्टा S इज़ ग्रेटर फॉर एलिमिनेशन देन फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर जो है वो उन रिएक्शंस को फेवर करेगा जहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि एंट्रोपी जो होती है ना वो एलिमिनेशन में इंक्रीज़ होती है, तो फिर इसका मतलब है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस को सपोर्ट करेगा हाई टेम्परेचर, सही है। हाई टेम्परेचर ऐसे रिएक्शंस को सपोर्ट करता है जिसमें इंक्रीज़ होती है एंट्रोपी, और एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस में। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, उनको फेवर कर रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डेल्टा G इज़ इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डॉट डेल्टा S। ये आप लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, ये गिब्स फ्री एनर्जी की वो है कि जो गिब्स एनर्जी होती है वो इक्वल होती है H माइनस टी डॉट डेल्टा S। टी जो है यहाँ पर टेम्परेचर है, H जो है हीट है और S जो है हमारे पास एंट्रोपी है, सही है। H जो है वो इंथाल्पी है, सॉरी, और S जो है ये एंट्रोपी है। यहाँ पर क्या है, रिएक्शन इन विच डेल्टा S इज़ पॉजिटिव इज़ मोर एक्सोथर्मिक एट हाई टेम्परेचर। उन्होंने कहा जिसमें डेल्टा S पॉजिटिव होगा ना, ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगे। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब होते हैं? जब H यानी इंथाल्पी जो है ये नेगेटिव हो और एंट्रोपी जो है ये पॉजिटिव हो, तो डेल्टा G ओवरऑल होता है नेगेटिव। और जब डेल्टा G नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मतलब खुद ब खुद हो जाता है ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उसको ट्रिगर हो जाता है, वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है और एंट्रोपी इंक्रीज़ करता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट जब बनाता है तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो एलिमिनेशन फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है कि टू समराइज़ दीज 3 फैक्टर्स, जो हमने 3 फैक्ट्स पढ़े हैं उनमें हमने पहले का न्यूक्लियोफाइल की बात की। अगर वो बेस स्ट्रांग होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगी। फिर है बल्कि न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है वो बल्कि है तो वो एलिमिनेशन को फेवर करेगी, सब्स्टिट्यूशन को फेवर नहीं करेगी। फिर लास्ट है हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं, इसमें हमारे पास E2 और SN2 का कंपैरिजन किया गया कि कौन सा जो रिएक्शन होगा वो E2 होगा, कौन सा SN2 होगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे, ये देखें, पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना, आपको पता है कि मिथाइल जो है वो नहीं देता रिएक्शन पुअर न्यूक्लियोफाइल्स के साथ, ना SN1 ना SN2। उसके बाद है नेक्स्ट वीकली बेस, वीकली बेस होगी SN2 देगा, स्ट्रांग होगी तब भी SN2 देगा, उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तब भी वो SN2 ही देगा, क्योंकि मिथाइल कुछ और दे ही नहीं सकता, ना मिथाइल और ना प्राइमरी। तो मिथाइल और प्राइमरी सेम होंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेस यूज़ करेंगे ना तो प्राइमरी जो होते हैं ये E2 देंगे, यानी एलिमिनेशन देंगे। उसके बाद है प्राइमरी लेकिन हिंडर्ड है, प्राइमरी है लेकिन हिंडर्ड है, पुअर के साथ ये भी रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन क्या होगा, वीक के साथ SN2 देगा। और अगर आप ज़रा सी स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें तो ये हिंडर्ड है, मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने विसनल हेलाइड की बात की थी, इस तरह से यहाँ पर जो है वो ये एक अल्केन है और उसके साथ जो है वो हमारे पास एक हेलाइड लगा हुआ है, तो यहाँ से ये हेलाइड को रिमूव करा देगा और डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक H निकाल देगा और एक X निकाल देगा, सही है। तो फिर क्या है, ये E2 रिएक्शन देगा। फिर सेकेंडरी है, सेकेंडरी में आपको पता है ये तो पुअर न्यूक्लियोफाइल भी हो तो SN1 या E1 दोनों ही दे देते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो होगा। अगर थोड़ा सा वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो फिर वो SN2 दे सकता है सेकेंडरी जो है, और फिर बाद में जो है वो E2 रिएक्शंस देता है। उसके बाद है टर्शरी, टर्शरी का आपको पता है, टर्शरी जो है ये पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1 और E1 दोनों दे सकता है, और वीक हो तब भी SN1 और E1, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ये E2 देता है। ये चीज़ इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है कि आप जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग कर लो न्यूक्लियोफाइल को, ये कभी भी SN2 नहीं देता टर्शरी, लेकिन अगर आप बेस को स्ट्रॉन्ग करो तो ये E2 देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर क्या होता है, हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद है बीटा टू एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, एसिडिक कंडीशंस, इसमें आपके पास उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा एसिडिक कंडीशंस के अंदर आपके पास ये मॉलिक्यूल मौजूद है, ये आप चाहे किस तरह की भी बेस या किस तरह का भी न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर लें, ये हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस वाले देगा, यानी कि इनमें क्या होगा कि कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करता होगा पूरा का पूरा रिएक्शन, यहाँ से पहले निकलेगा X, उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो E1CB रिएक्शन होगा ये, यानी कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और फिर जो रिएक्शन हो मतलब जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी उसको हम कहेंगे ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास है मिथाइल हेलाइड कैन नॉट एलिमिनेट एज देयर आर नो अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड प्रोटॉन्स, ये उन्होंने पहले वाले की बात की कि मिथाइल हेलाइड जो है वो एलिमिनेशन नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास प्रोटॉन ही नहीं होता, ठीक है। फिर है कि स्ट्रांगली ब्रांचिंग फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, अच्छा हाँ, मिथाइल में अगर प्रोटॉन्स हैं भी ना तो वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो इतनी आसानी से रिमूव नहीं हो सकता, पीछे सर्वाइव क्या करेगा, अगर मिथाइल हेलाइड के अंदर से एक H और एक X निकल जाएगा, CH2 नेगेटिव बच जाएगा, तो ये इतना कोई हाईली अच्छा
लीविंग ग्रुप भी आप कह सकते हो, अच्छा पीछे रहने वाला अल्काइल ग्रुप भी नहीं है ये। तो इंक्रीजिंग ब्रांचिंग फेवर्स एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर आप ब्रांच इंक्रीज़ करना शुरू कर दो तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगा। स्ट्रॉन्गली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज एलिमिनेट अनलेस देयर इज़ नो ऑप्शन। उन्होंने कहा है अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे ना तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं देती कभी भी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन देती है, क्योंकि वो हमेशा जो बल्की बेस होती है ना वो प्रोटॉन जल्दी से निकालने की कोशिश करती है कि प्रोटॉन मिल जाए मुझे, बाकी की खैर है, वो उसने साथ अटैच नहीं होना होता। फिर गुड न्यूक्लियोफाइल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 अनलेस द सबस्ट्रेट इज टर्शरी। उन्होंने कहा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना तो SN2 रिएक्शन देगा जब तक कि सबस्ट्रेट जो आप यूज़ करें वो टर्शरी ना हो, क्योंकि टर्शरी कभी भी SN2 नहीं देता। इंटरमीडिएट कीटाइन कैन एलिमिनेट बाय E1 एज वेल एज बाय SN1। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कीटाइन जो है वो E1 के थ्रू भी एलिमिनेट हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, डिपेंड करता है ना बेस पर। फिर है हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी आप लोगों को पता है कि हाई टेम्परेचर जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। होप्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।